हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा। और मैंने जानबूझ के ये गैप दिया था क्योंकि जो प्रीवियस 2 चैप्टर था वो न्यूमेरिकल बेस था। ठीक है बच्चों, तो अब इनऑर्गेनिक थोड़ा आपने पढ़ लिया। अब हम लोग वापस है ना फिज़िकल के टॉपिक पे आ जाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है कि केमिकल प्रोसेस, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, केमिकल और काइनेटिक्स। केमिकल प्रोसेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्शन कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन का जो रफ्तार होता है, यानी उसका जो स्पीड होता है, रेट, ठीक है, उसको इस ब्रांच में डील करते हैं। मतलब कि इस ब्रांच में हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो वो किस रफ्तार से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। दैट ब्रांच of chemistry which deals with the study of rate of reaction, ठीक है, and factor governing rate of reaction and mechanism of reaction is known as chemical kinetics। ठीक है बच्चों, तो इस ब्रांच में बच्चों हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे, दूसरा कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं, और तीसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का टारगेट है। ठीक है बच्चों, तो दैट ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन किस किस पाथ से होकर के गुजर रहा है। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ा होगा, 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता था कि पहले जो है रिएक्शन होता था तो उसमें कार्बोकैटायन जनरेट होता था स्टेप 1 में, फिर स्टेप 2 में प्रोडक्ट बन जाता था। तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन किस किस पाथ से होकर के गुजरता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इस बात को समझने से पहले एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आपको 11th क्लास में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि 11th क्लास में कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ा है जो इससे रिलेटेड है, और वो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे बताऊँगा। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझिएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद होगा कि मैंने एक इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मुझे मालूम है तुम लोग को याद नहीं होगा क्योंकि तुम लोग तो परेशान आत्मा हो। तो इसको हम लोग कहते थे गिब्स फ्री एनर्जी, या इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते थे। और आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ाया था कि रिएक्शंस जो होते हैं या कोई भी प्रोसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और जहाँ तक आपको याद हो थोड़ा बहुत, और जिसको नहीं याद है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर जिस प्रोसेस में डेल्टा जी निगेटिव हो, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव हो, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, यानी एक बार स्टार्ट करा दें या स्टार्ट ना भी करें तो अपने आप हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्कर को यहाँ से छोड़ दूँ
तो क्या होगा कि मार्कर अपने आप नीचे गिर जाएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि मार्कर को है ना हर बार धक्का देना पड़ेगा, वो भाई साहब नीचे गिर जाओ, नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस है खुद ब खुद। तो लेकिन वही मार्कर अगर नीचे ज़मीन पे गिर गया और मैं उसको उठाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आपको लगातार सपोर्ट देना पड़ेगा, लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था कि जो डेल्टा जी जो होता है, अगर किसी भी प्रोसेस में निगेटिव है तो इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी मेरे बच्चों अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी वो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। ठीक है, और डेल्टा जी अगर ज़ीरो आ जाए मेरे बच्चों तो वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आता है बच्चों, इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो पता ये चला कि थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, वो हमें बता देता है। अगर किसी भी रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी अगर निगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये प्रोसेस होगा या ये रिएक्शन हो सकता है, फिजिबल है, यानी ये फेवरेबल है। ठीक है बच्चों, और एनर्जी इसको फेवर कर रही है। बेसिकली एनर्जी फेवर करने का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो यूज़फुल वर्क के फॉर्म में इस्तेमाल हो जाती है। यूज़फुल वर्क का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें यूज़फुल वर्क और नॉन यूज़फुल वर्क दोनों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अगर 1 घंटे की क्लास लूँगा तो उसमें जो है 40 मिनट में पढ़ाऊँगा और 10 मिनट इधर उधर की भी बात करने लगता हूँ, पुरानी कहानी सुनाने लग जाता हूँ, कई बार चुटकुला सुनाने लगता हूँ, तो इसका मतलब वो इफ़ेक्टिव जो है ना मेरा क्लास है वो 40 मिनट का है। इसका मतलब कि जो 60 मिनट की क्लास हो गई उसमें क्या होता है बच्चों कि 40 मिनट क्या है, यूज़फुल वर्क है और 20 मिनट नॉन यूज़फुल वर्क है। ठीक है, तो कहने का मतलब गिव फ्री एनर्जी मेजरमेंट ऑफ यूज़फुल वर्क है, और जिस प्रोसेस में डेल्टा जी निगेटिव होता है यानी उसका यूज़फुलनेस ज़्यादा है, यानी वो प्रोसेस आसानी से हो सकता है। जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव हो, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी ज़ीरो होगा बच्चों तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों किसी भी रिएक्शन के बारे में ये पता बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर किसी रिएक्शन के बारे में पता चल जाए कि होगा तो इसका मतलब डेल्टा जी वहाँ पर निगेटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि वो हो जाएगा। लेकिन जब किसी भी रिएक्शन के बारे में मेरे बच्चों अगर ये पता चल जाए कि डेल्टा जी उसका निगेटिव है, यानी एक बात तो तय है कि वो रिएक्शन होगा, तो फिर अब एक दूसरा सवाल आता है कि किस हद तक होगा, व्हाट इज़ द एक्सटेंट, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। 50% होगा, 70% होगा, 80% होगा, 90% होगा, 20% होगा। इस बात की जानकारी हमको इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में मिली थी, अगर आपको याद हो। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम भी कहते थे, तो उसमें आपको याद होगा एक केसी एक टर्म था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो आपको याद होगा कि वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। मतलब क्या कि अगर किसी प्रोसेस में केसी जो है अगर आपको निकालना हो, अगर वो प्रोसेस रिवर्सेबल है, रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो उसमें जब उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब वो रिएक्शन हो रहा होगा, जैसे अमोनिया बनाने का रिएक्शन है, N2+3 2NH3 बनाता है, वो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सेबल होता है, यानी अमोनिया बनता भी है और अमोनिया टूटता भी है। लेकिन रिएक्शन में शुरुआत में एक स्टेज ऐसा आ जाता है, या 50% रिएक्शन होने के बाद ऐसा स्टेज आ जाए जब, या 80% रिएक्शन हो जाने के बाद वो स्टेज आ जाए बच्चों जब रिएक्शन में अमोनिया बनने का रेट और अमोनिया के टूटने का रेट सेम हो जाए, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ गया, यानी फॉरवर्ड रेट यानी अमोनिया बनने का रेट और अमोनिया के टूटने का रेट बराबर हो गया, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। और केसी जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में, जब प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें केसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, केसी। केसी क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और अगर केसी 1 आ जाए तो 1 कब आ सकता है, दिमाग लगा के सोचो, जब ये और ये इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो केसी 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर केसी ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, यानी इक्विलिब्रियम देर से आया है। क्योंकि इक्विलिब्रियम देर से आएगा इसका मतलब कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा, रिएक्टेंट कम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो केसी जितना ज़्यादा 1 से बड़ा हो जाएगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम उस प्रोसेस में देर से आएगा, यानी हम कहेंगे 80% पे आ गया, 90% पे आ गया, तो वो प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो से पता चल जाता है। केसी अगर ग्रेटर देन 1 है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बहुत देर से आया है। और अगर केसी मेरे बच्चों लेस देन अगर 1 होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम उसमें जल्दी आ गया।
ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया किसी रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन होगा, कैसे पता चला, क्योंकि उसका डेल्टा जी निगेटिव है। तो अब दूसरा सवाल ये आएगा कि अगर रिएक्शन होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बता दिया क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है, तो फिर दूसरा सवाल आएगा कि रिएक्शन अगर होगा तो किस हद तक होगा, 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा। ये हमें केसी वैल्यू से पता चल जाता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताएगा कि रिएक्शन कितना % होगा। केसी ग्रेटर देन 1 होगा तो इक्विलिब्रियम देर से आएगा, यानी प्रोसेस में प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा। और अगर केसी लेस देन 1 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये बताया कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर किसी रिएक्शन के बारे में मेरे बच्चों अगर पता चल गया कि रिएक्शन होगा, तो फिर अब दूसरा सवाल ये आता है कि कितने देर में होगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर ले लें, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले लें, मान लो, ठीक है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें और यहाँ से एक पाइपलाइन निकाल दें और इस पर जो है ना, इस पर टैप लगा दें और यहाँ पर जो है हमारे एयान बाबू फॉर द एग्जांपल यहाँ पर आकर के इसके मुंह के पास इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2 प्लस हाफ O2 की H2O बनाता है। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है, यानी रिएक्शन होगा। ठीक है, ये तो मालूम है क्योंकि हर आदमी जानता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर को जब हमने जोड़ दिया तो पता ये चला कि साहब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 72 घंटा हो गया है, हमारे जो है अयान बाबू निकल लिए, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, जानते हैं फार्मूला वाटर है, लेकिन फिर भी वाटर यहाँ नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन के बारे में पता चल गया, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में पता चल गया रिएक्शन करता है, क्योंकि वाटर तो हम पीते ही पीते हैं, तो अब सवाल ये आता है कि कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर ये कहता है कि होगा, तो इसका मतलब अब दूसरा सवाल है कितना बनेगा, 50%, 80%, 90% इक्विलिब्रियम आने से पहले, क्योंकि ये भी प्रोसेस रिवर्सेबल है। लेकिन जब आपको किसी रिएक्शन के बारे में ये पता चल जाए रिएक्शन होगा और आपको ये भी पता चल जाए कि 80% होगा, 90% होगा, तो आप खुशी के हमारे मिठाई मत बांटें, क्योंकि है ना रिएक्शन होगा, थर्मोडायनेमिक्स ने कहा, इक्विलिब्रियम ने कहा ओ भाई साहब 90% होगा, तो खुशी के हमारे अयान बाबू ने मिठाई बांट दिया कि ओ भाई साहब होगा और 90% होगा। लेकिन इसमें एक और मसला आता है, वो क्या? कितने देर में होगा, कितना देर में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता पानी बनता है, और पता चला कि साहब अभी पानी चाहिए और 1 साल बाद बन के आया पानी, तब तो निकल लेंगे ना। इसका मतलब कि हमारे ज़िंदगी में जो है रिएक्शन होने का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंस है कि कितना % होगा। लेकिन इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कितने देर में होगा, कितने देर में होगा, कितने रफ्तार में होगा। ठीक है बच्चों, तो पता ये चला कि हमारी ज़िंदगी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ। जैसे अब पानी अभी चाहिए तो हमको अभी बनाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे है ना अयान बाबू इंजीनियर बन गए इंशाल्लाह हैं, अब जो है पता चला कि साहब इनका ब्याह होना है फॉर एग्जांपल, ठीक। अब इनको जो है ना शादी से पहले घर को रंग करवाना, पेंट करवाना है, एशियन पेंट्स का है ना ट्रैक्टर इमल्शन लगवाना है। अब पता चला कि साहब वो जो है दुकान में है इमल्शन पेंट्स ख़त्म हो गया है, और दुकान वाला बोल रहा है कि भाई फैक्ट्री से नहीं आ रहा, फैक्ट्री जो है उसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है। अब पता चला कि प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो उसकी वजह ये है कि रिएक्शन जो है हो रहा, अभी 1 महीना लगेगा। तो क्या होगा भाई? पेंट नहीं मिलेगा तो फिर भाई पेंट होगा नहीं, तो फिर शादी कैसे होगी? इसका मतलब कि मैं एक मजाकिया एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब कि हमारी ज़िंदगी पेंट पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको और एग्जांपल से, जैसे ये प्लास्टिक का मार्कर है, ठीक है बच्चों। अब ये मार्कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको अभी पढ़ना है, लेकिन पता चला कि मार्कर का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी हैम्पर करेगी कि नहीं करेगी? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ये सोचेंगे कि भाई रिएक्शन अगर है ना स्लो हो रहा है तो हम उसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। पता चला कि रिएक्शन बहुत ही स्लो है, तो हम क्या करेंगे? हम कोई जुगाड़ लगाएंगे कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन स्लो है, फास्ट होगा तो तभी ना जल्दी से पेंट बनेगा, तभी तो साहब पेंट अप्लाई होगा, तभी तो साहब जो है शादी होगी अयान बाबू की। उसी तरह मार्कर जल्दी से बनेगा तभी ना हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको इस चैप्टर में जो देखना है वो ये देखना है कि हम कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है
तो किस रेट से हो रहा है, किस रफ्तार से हो रहा है, पहले हम ये निकालना चाहेंगे कि रिएक्शन का स्पीड क्या है। और जब अगर किसी रिएक्शन के बारे में पता चल जाए कि वो स्लो है तो उसको फास्ट करना चाहेंगे, तो फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। मतलब कि अगर कोई स्लो रिएक्शन है तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या तदबीर लगाएं, ऐसा क्या जुगाड़ करें कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो इसमें जुगाड़ हमको पढ़ना होता है, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एफेक्ट करते हैं, है ना, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल घटाना भी होता है कई रिएक्शन में। बोलेंगे सर रिएक्शन का रेट घटाएंगे कब? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लैब में गए, पता चला सोडियम हाइड्रोक्साइड ख़त्म हो गया, ठीक है, और सब ने कहा सर सोडियम हाइड्रोक्साइड ख़त्म हो गया है, तो अब बताइए कैसे होगा भाई, भाई टाइट्रेशन तो हो नहीं सकता या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो है ना, पता चला कि साहब अयान बाबू ने ही सलाह दे दिया, ठीक है, क्या कि भाई सर वेरी आसान सर, है ना, सोडियम है ही, पानी है ही, सोडियम को पानी में डाल दीजिए। हमारा आइडिया तो सही है, लेकिन पहले हमें लैब से बाहर जाने दो। बोले क्यों? क्योंकि ट्राई करके देख लो, सोडियम मेटल को जैसे पानी में डालोगे ब्लास्ट हो जाएगा, यानी इतना फास्ट रिएक्शन होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला वो निकल लिया। पता चला कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसका मतलब हम देखेंगे ना कि रिएक्शन ज़्यादा फास्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा फास्ट होगा तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हमको जो रिएक्शन स्लो है तो उसको फास्ट करने का टेक्निक सीखना है, यानी कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो को फास्ट कर दें, और कौन सा ऐसा है ना तरीका है जिससे रिएक्शन अगर फास्ट है तो उसको स्लो कर दें। तो इसका मतलब ये जो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है वो इस चैप्टर में पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं, ये पढ़ना है। ये सबसे मेजर टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो ये दोनों टॉपिक 70-80% जो है आपका पूरे टॉपिक को कवर्ड करता है। और फिर लास्ट में है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं कि रिएक्शन किस किस रास्ते से होकर के गुजरा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 3 बातें बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें बताएगा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो डेल्टा जी के टर्म में देखेंगे। डेल्टा जी निगेटिव है तो कहेंगे होगा। फिर हम कितना होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में देखेंगे कि Kc ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन के बारे में पता चल गया रिएक्शन होगा तो इसका मतलब डेल्टा जी उसका निगेटिव है, तो हम कहेंगे भाई होगा। फिर हम कहेंगे कितना % होगा, अरे भाई 90% होगा, भाई दो खुशखबरी आ गई। लेकिन फिर अब अगला सवाल आएगा कितने देर में होगा, अभी होगा या 1 साल बाद होगा। तो इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी ज़िंदगी को क्या करती है बच्चों, इफेक्ट करती है। तो इस चैप्टर में 3 बातें पढ़नी है। अच्छी तरह समझ में आ गया? पहला, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। दूसरा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बच्चों, गवर्न करते हैं। और तीसरा क्या पढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स का आपको जो है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बता दिया। तो ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमको इस चैप्टर में 3 बातें पढ़नी हैं। अगर आप चैप्टर्स पढ़ना शुरू करोगे तो चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हमको 3 बातें पढ़नी है। वो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। दूसरा, हमको क्या पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। और तीसरा मेरे बच्चों कि रिएक्शन किस किस पाथ से होकर के गुजर रहा है, यानी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब पाथ हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि पाथ इसलिए हम जानना चाहते हैं क्योंकि जब रिएक्शंस का पाथ हमको पता होगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्शन के किसी भी मोड पे जाकर उसको रिएक्शन को गवर्न कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हमने पढ़नी है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन on the basis of rate, on the basis of rate, यानी रेट के आधार पे रिएक्शंस होता कितने तरह का बच्चों, ठीक है। जब हम बच्चों ज़िंदगी में जब आँख खोल के देखते हैं तो वैसे तो हर आदमी देखता है, लेकिन देखने का 2 तरीका होता है। एक होता है गधे घोड़े की तरह देखना, हरी चीज़ घास नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसको बारीकी से नज़र डालेंगे, दिमाग से सोच के देखेंगे, तो दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जब तक ये सारे प्रोसेस फिजिकल चेंजेस हो रहे होंगे या केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस भी है, फिजिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा था, ये फिजिकल प्रोसेस है, बॉडी में वॉल्यूम चेंज हो रहा, लेकिन साथ में केमिकल प्रोसेस भी हो रहा। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं कि वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो दुनिया में हम जब भी आँख खोल के देखेंगे बच्चों तो 3 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। सबसे पहला होता है
वेरी फास्ट रिएक्शन। कैसा होता है मेरे बच्चों? वेरी फास्ट रिएक्शन पहला होता है। और दूसरा होता है मॉडरेट रेट रिएक्शन। कैसा होता है बच्चों? मॉडरेट रेट रिएक्शन होता है। और तीसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। जब भी बच्चों आँख खोल के हम देखेंगे तो हमको 3 तरह का रिएक्शन नज़र आएगा, ठीक है। पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन कहते हैं जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में हो जाए। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जिसको हम लोग मेज़र ना कर सकें, मतलब बहुत छोटा टाइम। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं क्या? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो हम इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे? दोज रिएक्शन विच अकर इन वेरी स्मॉल टाइम, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम। इनफाइनाइटेसिमल का बोलने का मतलब बहुत ही छोटा टाइम, स्मॉल टाइम, इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन वेरी फास्ट होता है इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही स्मॉल टाइम में होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में होगा। तो इस सिचुएशन में, ऐसे रिएक्शन में, वी कांट मेजर द टाइम ऑफ द रिएक्शन, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम होगा जिससे हम उसका टाइम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों होगा, वेरी फास्ट क्यों हो जाएगा? तो इसका रीज़न है, जनरली क्या होता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स जनरली शो वेरी फास्ट रिएक्शन। आमतौर पे आयनिक कंपाउंड वेरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। अब उसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ले लें और उसको सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो इधर डालना शुरू किया और उधर AgCl का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? AgCl का प्रेसिपिटेट, यानी नीचे ये क्या होगा, ये नीचे प्रेसिपिटेट आउट करने लगेगा, बैठने लग जाएगा। यानी इधर रिएक्टेंट मिलाते गया और प्रोडक्ट बनता चला गया। उसको कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब उसके वेरी फास्ट होने की वजह क्या है? एक सिंपल सी वजह है। देखो ये एक्वस सोल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है। क्या बच्चों? आयनिक कंपाउंड। तो ये पानी में जब डालोगे बच्चों तो ये खुद ब खुद Ag प्लस और NO3- के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा। उसी तरह सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो अब बताओ कि इसमें जैसे ही इसको इसमें मिलाया तो इसके प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रिएक्टेंट टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन स्टेट में है, ब्रोकन स्टेट में है। तो इसमें जो है एक एडवांटेज ये है कि पुराना बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही पुराना बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है बच्चों। इधर मिलाया और जैसे ही मिलाया वैसे ही है ना प्रेसिपिटेट आउट कर गया। ये वही बात है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अगर आप चाहते हो यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाना तो डेफिनेटली आपको पहले पुराना घर तोड़ना पड़ेगा। तो 10 दिन लगेगा पुराना घर तोड़ने में, ठीक है, फिर अगला 10 दिन लगेगा नया घर बनाने में, मान लो फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन क्यों लगा? क्योंकि हमको पुराना घर तोड़ना भी तो था। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर खाली प्लॉट होता, खाली जगह होती, तो सिर्फ हमको जो टाइम लगता वो नया घर बनाने में लगता। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वेरी फास्ट इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो अपने सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिसोसिएटेड स्टेट में होते हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स are generally found in broken state in their aqueous solution, ठीक है। दैट इज वाई इट शो वेरी फास्ट रिएक्शन, इसलिए इसको फास्ट रिएक्शन लगता है, मतलब फास्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो जब हम वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं बच्चों तो इसका मतलब हमारे माइंड में 2 तस्वीर बननी चाहिए कि रिएक्शन वेरी फास्ट है, इसका मतलब यह है कि इसमें टाइम मेजर नहीं हो सकता, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में हो जाता है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स ही बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो अपने
एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड स्टेट में होते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछ दे कि वाई एनी कंपाउंड जनरली शो फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ये इतना सिंपल सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्रोकन स्टेट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो नो नीड टू ब्रेक द ओल्ड बाउंड, यानी वहाँ पर ओल्ड बाउंड तोड़ने में टाइम नहीं लगता। इसलिए बच्चों आप देखते होंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग आमतौर पे नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे पता चला कि नहीं निकालते हैं? उसकी वजह यह है कि आयनिक कंपाउंड्स में इन्फाइनेटिजमली स्मॉल टाइम इंटरवल में रिएक्शन हो जाता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का रेट अगर निकालना है, रिएक्शन का रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस चीज़ का टाइम से कंपैरिजन कर दोगे वही रेट होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी रफ्तार में जा रही है, हम कहें 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, इसका मतलब 50 किलोमीटर क्या है? ज़रा दिमाग लगाओ, 50 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस का डिफरेंस है ना। यानी यहाँ से गाड़ी चली 50 किलोमीटर आगे गई, तो ये इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस का डिफरेंस है। और 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रही है, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, यानी इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम का डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा। तो हमने क्या किया? किलोमीटर का कंपैरिजन टाइम से कर दिया, तो वो क्या होगा? रेट हो गया। उसी तरह से जैसे हम आम जिंदगी में भी जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, आलू प्याज जो भी खरीदने जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना, ए भैया कैसे दिए हैं आलू, है ना। तो इसको 2 तरह से बोलते हैं, ए भैया कैसे, क्या रेट दिए हैं आलू, रेट बोलते हैं ना वहाँ पे। या हम इसको बिहारी भाषा में जब बोलने लगते हैं तो बोलते हैं, ए भैया क्या भाव दिए हैं आलू। तो भाव मतलब क्या होता है? रेट होता है। और रेट का मतलब क्या होता है कि उसका टाइम से कंपैरिजन। तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर यहाँ टाइम का कंपैरिजन कैसे? तो वो बोलेगा कि बहन जी 20 रुपये किलो। अब 20 रुपये किलो बोलेगा, बहन जी 20 रुपये किलो का मतलब अभी के टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहा, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे, है ना, सदब बोलेंगे क्या बात करते हैं, परसों तो 10 रुपये दे रहे थे, परसों बोल रहे हैं, परसों मतलब टाइम हुआ ना, तो रुपया का टाइम से कंपैरिजन हो गया तो रेट हो गया। इसका मतलब किसी भी चीज़ का टाइम से कंपैरिजन होगा तो रेट हो जाएगा। उसी तरह से जब हम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का अमाउंट होगा ना, तो रिएक्टेंट का अमाउंट किस में डिफाइन करते हैं? है ना, कॉन्सेंट्रेशन में, मोल पर लीटर में डिफाइन करते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो उसका कंपैरिजन अगर टाइम चेंज से करोगे तो वो रेट को डिफाइन कर देगा। लेकिन बच्चों सोचो कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उस हालत में टाइम मेज़र ही नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो जाएगा? उस केस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम मेज़र ही नहीं हो रहा। तो पता ही चला कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की बात करते हैं बच्चों, तो आम तौर पे हम लोग आयनिक वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन का, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए नहीं निकाल पाते बच्चों क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम मेज़र नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा, पी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो उसमें मैकेनिज्म नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वहाँ रिएक्शन जो होता है वहाँ पर टाइम मिलता है। क्यों टाइम मिलता है? क्योंकि वहाँ रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपस में रिएक्टेंट टकराएगा और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी पुराने बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगी। फिर जब पुराना बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर अगले स्टेप में नया बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब 2 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी जा करके आप एनसीईआरटी बुक चेक कर सकते हो या कोई भी 11th का बुक चेक करोगे तो इसमें देखा होगा मैकेनिज्म। स्टेप 1, पहले स्टेप में पुराना बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटाइन बना या कार्बेनाइन बना, फिर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है। तो इसका मतलब यहाँ 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में पुराना बॉन्ड टूटता है, फिर दूसरे स्टेप में नया बॉन्ड बनता है। इसका मतलब वहाँ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, और वहाँ पर जब रिएक्शन 2 स्टेप में होता है तो इसका मतलब वहाँ टाइम मिल जाता है। वहाँ टाइम आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर टाइम अगर डिफाइन होगा तो उसका पाथ पता चल जाता है। फॉर द एग्जांपल, अगर मान लो अगर हम इसको ऐसे समझें कि अयान अगर बोले कोचिंग से कि सर मैं घर जा रहा हूँ, फॉर द एग्जांपल, और वो बोले तुरंत अपने घर पे प्रकट हो जाए। अभी बोला कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, हैं, और बोलते ही वो घर पे प्रकट हो गया। अब हम पूछें कि भाई बताओ अयान किस रास्ते से होकर के गुजरा, उसका घर कहाँ पे है? बोला सर हमने पीछा कहाँ किया सर, वो बोला प्रकट भी तो हो गया ना। तो वो किस किस पाथ से होकर के गुजरा तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मेजर हो रहा उसका, ठीक है।
लेकिन अगर मान लो कोई आदमी बोल रहा मैं घर जा रहा हूँ और वो जा रहा है तो उसका रास्ता फॉलो करेंगे ना, टाइम मिल जाएगा तो फॉलो कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस रास्ते से होकर के गुजरा और ये फाइनली इस घर पे पहुँचा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोवेलेंट कंपाउंड लेते हैं तो वहाँ रिएक्शंस का रेट जो होता है बच्चों मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं होता, बहुत कम स्पीड भी नहीं होता। तो वहाँ टाइम मेज़र हो जाता है, जहाँ टाइम मेज़र होगा वहाँ रेट मेज़र हो जाएगा, और जहाँ रेट मेज़र हो जाएगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन का पाथ भी डिफाइन हो जाएगा, यानी मैकेनिज्म भी पता चल जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक रिएक्शंस होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ते होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैकेनिज्म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ टाइम मिल जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैकेनिज्म इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रिएक्शंस होता है, तो वहाँ पर इसको पता करना क्या होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि AgNO3 का सोल्यूशन इधर मिला है, इधर प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों नहीं निकालते हैं। अब अगला रेट क्या है, अगला टाइप का रिएक्शन है मॉडरेट रेट। कैसा है बच्चों, मॉडरेट रेट। नाम से अंदाजा लग रहा, मॉडरेट रेट रिएक्शन का मतलब कि ऐसा रिएक्शंस जिसमें ज़्यादा हाई स्पीड भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, इसको कहते हैं मॉडरेट रेट। मतलब उसमें जो रिएक्शन होगा वो मेजरेबल टाइम में हो जाएगा, यानी ऐसे टाइम में होगा जिसका हम लोग टाइम को मेज़र कर सकते हैं। तो दोज रिएक्शन विच अकर इन मेजरेबल टाइम, measurable time is known as moderate rate reaction, moderate rate reaction। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसमें क्या होगा, मेजरेबल टाइम होता है, यानी 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, उसको हम लोग कहते हैं मेजरेबल टाइम, यानी बहुत ऐसा टाइम जिसको हम लोग आसानी से मेज़र कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मॉडरेट रेट। अब सवाल ये आता है कि मॉडरेट रेट कौन शो करेगा, तो याद रखें जनरली कोवेलेंट कंपाउंड शो मॉडरेट रेट रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो इसमें मॉडरेट रेट होगा। अब उसकी वजह क्या है कि रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, यहाँ रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1, मॉलिक्यूल्स गेट कोलाइड, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, गेट कोलाइड एंड डिसोसिएट ओल्ड बाउंड, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में टकराएगा और टकराने के बाद पहले क्या करेगा, ओल्ड बाउंड को तोड़ेगा। तो टकराने से ओल्ड बाउंड टूटने का क्या रिलेशन है, जब हम टकराते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन होता है, तो उसमें अगर 2 तरह का कॉलिजन होता है, कि इफेक्टिव कॉलिजन होता है कि नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 आदमी आपस में टकरा गया। अब टकराने का 2 तरीका होता है, एक टकराना होता है कि भाई है ना, इधर से यान भाई आ रहे हैं, इधर से तौहीद भाई आ रहे हैं, अब वो हाथ से हाथ टकरा गया। ठीक है, तो अब हाथ से हाथ टकरा गया तो क्या होगा, मुस्कुरा के बोलेंगे, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सनेरिटा फॉर एग्जांपल, मुस्कुरा के कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन मान लो कि ऐन जो है आए और क्या करे, तौहीद को एक घूसा इफेक्टिवली जड़ दे, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। अब वहाँ पर क्या होगा कि वो हमारा जो है क्या बोलते हैं कि तौहीद जो है नीचे गिर जाएगा और उसका चारों दांत फ्रंट का जो है ब्रेकडाउन हो गया है, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा वो, यानी चेहरा बड़ा पहले सुंदर था, अब उसका दांत जो है चारों आगे से निकल गया तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और फिर वो भी माँ कसम है ना उठेगा गुस्सा करके हैं, और वो भी है ना कट्टा लेके घूम रहा होता है, ठीक है, गन, और उसने मारा धाएँ किसको, यान बाबू को, प्रोडक्ट फाइनल हो गया। प्रोडक्ट फाइनल हो जाने का मतलब वो गया कब्रिस्तान, और इनको क्या हुआ, हैंग टिल टू डेथ, इनको सज़ा मिल गई। यानी प्रोडक्ट इसी तरह से बनता है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं को मजाक कर रहा हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके पढ़ेंगे। कॉलिजन थ्योरी एक है, तो वो ये बताता है कि जो कॉलिजन्स जो होते हैं, रिएक्शन जब भी होता है तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सक्यूज़ मी करके बोलेगा ओ भाई साहब वुड यू लाइक टू मेक बॉन्ड विथ मी। पहले उसका तरीका ये होता है कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, और कॉलिजन में भी इफेक्टिव कॉलिजन होगा। दैट इफेक्टिव कॉलिजन है ना
प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स में इफेक्टिव कॉलिजन से मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप कर जाता है। जैसे इमेजिन करो सोडियम क्लोरीन से टकराया तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्लोरीन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफेक्टिव कॉलिजन से अनसिमेट्रिकल हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज जनरेट होता है एटम के सरफेस पे। और वो चार्ज क्या करता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करता है। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है, क्योंकि याद रखो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा बच्चों तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट, है ना, टू ब्रेक डाउन द ओल्ड बॉन्ड। वो एनर्जी जो होती है वो सफिशिएंट होती है पुराने बॉन्ड को तोड़ने में। तो पुराना बॉन्ड टूटा तो इसका मतलब यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स गेट कोलाइड एंड डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, एंड डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड टेक प्लेस, ठीक है, यानी यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड टूटेगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, न्यू बॉन्ड विल फॉर्म। अब इसमें 2 स्टेप में प्रोसेस हो गया। पहले स्टेप में पुराना बॉन्ड टूटा, फिर दूसरे स्टेप में नया बॉन्ड बना, तो इसका मतलब 2 स्टेप में हो रहा है, इसका मतलब टाइम मिल गया ना। तो टाइम मिल गया तो इसलिए हम इसको कहते हैं मॉडरेट रेट। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मॉडरेट रेट रिएक्शन होता है, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और वहाँ पर सफिशिएंट टाइम मिल जाता है बच्चों, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शंस का रेट भी मेज़र कर सकते हैं। और याद रखो बच्चों कि जिस रिएक्शंस का रेट मेज़र होगा उसी रिएक्शंस का मेरे बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, उसी का मैकेनिज्म भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं। तो पता ये चला कि तो 2 तरह का रिएक्शन हुआ, वेरी फास्ट रिएक्शन जिसका हम लोग रेट नहीं निकाल सकते, टाइम मेजर नहीं होता, दूसरा मॉडरेट रेट। जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों तो मॉडरेट रेट ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ते हैं। अब भाई एक और तरह का जो तीसरे तरह का रिएक्शन होता है, वेरी स्लो रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन किसे कहेंगे, दोज रिएक्शन विच अकर इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बहुत लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में होगा, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वेरी स्लो रिएक्शन है, कई महीना लग जाता है। दूसरा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही बनना, ठीक है। तीसरा फर्मेंटेशन रिएक्शन, फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब ताड़ी बनना, जैसे आपने देखा होगा बिहार में खास के गांव में जो खजूर का पेड़ होता है या एक और ताड़ का पेड़ होता है, उसमें रस जो निकलता है, सुबह सुबह जाओगे तो मीठा होगा, लेकिन अगर शाम में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाएगा, यानी वो अल्कोहल में बदल जाएगा। तो उससे भी 10-12 घंटे 14 घंटे टाइम लग जाता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स मेरे बच्चों के हैं, वेरी स्लो रिएक्शन है, इसमें लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस में हम लोग रेट बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है हम लोग इस यहाँ पर नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें जो है इस प्रोसेस में रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट नहीं करना था, क्योंकि कौन चाहेगा रस्टिंग फास्ट हो जाए, ठीक है। हाँ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हम फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ जहाँ पर दही बन रहा है, दही जमाते हैं, जहाँ पर कर्डलिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, चारों तरफ से है ना गर्म कपड़ा वगैरह लगा देंगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम फास्ट कर देते हैं, क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये फास्ट हो जाता है। उसी तरह फर्मेंटेशन भी अगर हम करना चाहें तो टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करके फर्मेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम लोगों को 3 तरह का रिएक्शंस में हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बच्चों, मॉडरेट रेट पढ़ना है। तो पता ये चला कि जब भी हम आँख खोल के देखेंगे मेरे बच्चों तो 3 तरह का रिएक्शंस हमें दुनिया में नज़र आएगा। वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है बच्चों, मॉडरेट रेट रिएक्शन, और कौन सा बच्चों, वेरी स्लो रिएक्शन। And now we are interested for what? For moderate rate reaction। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस निकाला कैसे आता है। तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालता है। अब देखो यहाँ से टॉपिक की शुरुआत हो रही है, अभी तक जितनी भी बात पढ़ी है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का दो मेथड होता है, दो तरीका होता है, ठीक है। पहला है क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, और दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। दो तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं। पहला कौन सा है? क्वालिटेटिव मेथड, और दूसरा कौन सा है बच्चों? क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड का। क्वालिटेटिव मेथड। अब देखो बच्चों, क्वालिटेटिव मेथड, नाम से अंदाज़ा लगाओ। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन की क्वालिटी को देख के अंदाज़ा लगा देना कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। जैसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर आप क्लास में बैठे हो और नीचे रोड पे गाड़ी जा रही है ना, बाइक जा रही है या मोटरसाइकिल जा रही है, कार जा रही है, तो उसमें आपने उसके हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी। तो हॉर्न की आवाज़ तीन तरह से सुनाई देती है। एक तो सुनाई देती है पी, ऐसे जा रही है, इसका मतलब आपको जो पी करके जा रही गाड़ी, तो इसका मतलब आवाज़ जो आ रही होगी तो पी करके जा रही, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी 30-35 के रफ्तार पर किलोमीटर के रफ्तार से जा रही। एक होता है पी, इसका मतलब रिएक्शन 20 के रफ्तार, गाड़ी 20 के रफ्तार से जा रही है, ठीक है। एक होता है पी, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बोलेंगे पी, इसका मतलब बोलेंगे अरे मरेगा जल्दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसकी आवाज़ क्वालिटी, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है। यानी कि आप स्पीडोमीटर तो नहीं देख रहे हो कि भाई 100 के रफ्तार से जा रही है कि 20 के रफ्तार से, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी को देख करके अंदाज़ा लगेगा कि हाँ भैया ये है ना 20 के रफ्तार से जा रही होगी या 100 के। अब कोई धाएँ से अगर गुजरता है तो धाएँ से आवाज़ आती है, तो इसका मतलब हम कहेंगे जल्दी मरेगा। जल्दी मरेगा क्यों? मतलब क्योंकि वो हमें मालूम है कि उसकी आवाज़ की क्वालिटी ये बता रही है कि ये गाड़ी 100 के रफ्तार से जा रही होगी। अब 100 के रफ्तार से जाएगी तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ना एक्सीडेंट होने के। तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड, यानी प्रोसेस के क्वालिटी को, आवाज़ को अंदाज़ा लगा करके हमने अंदाज़ा लगाया कि गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है। उसी तरह से मेरे बच्चों, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होते हैं, जैसे कलर चेंज होता है। जैसे आपने टाइट्रेशन किया होगा, है ना, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि पिंक कलर जो होता है वो गायब हो जाता है। एक होता है धीरे धीरे गायब होना, एक होता है जैसे मिलाया तुरंत गायब हो गया, एक होता है कि थोड़ी देर में गायब हुआ, तो कलर चेंज होता है। या किसी रिएक्शन में गैस का बबल्स निकलता है, बबल्स अगर धीरे धीरे निकल रहा तो हम कहेंगे रिएक्शन स्लो रफ्तार से चल रहा। उसी तरह से किसी रिएक्शंस में जो है टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी आ जाने का मतलब कि कोई रिएक्शन है उसमें है ना दूसरे चीज़ को मिलाया तो तुरंत सॉल्यूशन धुंधला हो गया। धुंधला हो गया यानी कि वो ट्रांसलूसेंट हो गया, तो हम कहेंगे तुरंत हो गया धुंधला, यानी तुरंत है ना वो टर्बिड हो गया, तो हम कहेंगे रिएक्शन फास्ट हो रहा। अगर धीरे धीरे धुंधला हो रहा तो कहेंगे कि भाई वो जो है रिएक्शन मीडियम में है। और अगर बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो पता ये चला कि क्वालिटेटिव मेथड जो होता है बच्चों, इससे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस के प्रोसेस के होने का पता करते हैं बाय मीन्स ऑफ कलर चेंज और बाय मीन्स ऑफ टर्बिडिटी और बाय मीन्स ऑफ एफर्वेसेंस, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। तो हम क्या कहेंगे, इन दिस मेथड वी can't calculate exact rate of reaction, but we can make approximation of the rate of reaction by means of color change, effervescence, turbidity, टेम्परेचर चेंज। अब मान लो किसी प्रोसेस में टेम्परेचर धाएँ से बढ़ गया तो हम कहेंगे रिएक्शन फास्ट है। अगर कहेंगे धीरे धीरे टेम्परेचर कहेंगे रिएक्शन स्लो है, ठीक है। तो इन दिस मेथड वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, बट वी कैन मेक क्या अप्रॉक्सीमेशन, यानी जस्ट आइडिया लगाते हैं
अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ कलर चेंज और एफरवेसेंस और टर्बिडिटी और टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, प्रेशर चेंज से भी हम पता चला कि तुरंत प्रेशर चेंज हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन फास्ट हो रहा है। जैसे किसी रिएक्शन में गैस निकल रहा हो तो उसमें क्या होगा कि प्रेशर फास्ट हो जाएगा, तो प्रेशर हाई हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं, लेकिन इससे एग्जैक्ट रेट बच्चों नहीं निकल पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वालिटेटिव मेथड। अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जब इससे रेट ऑफ रिएक्शन पता ही नहीं चलता तो आखिर हम इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें आखिर ऐसा क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत होती है बच्चों कब, जब आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं मतलब आप तो अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जैसे रिसर्च होता है, जैसे हम लोग नया रिएक्शंस कोई खोजते हैं, तो जब कोई नया रिएक्शंस की डिस्कवरी होती है तो उसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक फिज़िकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है फिज़िकल केमिस्ट्री में, तो उसमें हम लोग रिसर्च करते हैं, नए नए रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई नया रिएक्शन है तो उसका तुरंत हम लोग है ना रेट निकालने की कोशिश नहीं करते हैं या तुरंत उसका मैकेनिज्म लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि एक क्वालिटेटिव टेस्ट करके देखते हैं कि भाई इसका क्या, इसका रेट निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अगर बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि कलर चेंज बहुत जल्दी से हो गया या टेम्परेचर चेंज बहुत जल्दी से हो गया या प्रेशर चेंज बहुत जल्दी से हो गया, तो हमको एक आइडिया लगेगा ना कि भाई इस रिएक्शंस का रेट हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें जस्ट है ना एक है ना क्वालिटेटिव तरीका अपनाते हैं कि रिएक्शंस का रेट हम क्या इसका मेज़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्वालिटेटिव मेथड। इन जनरल इससे एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं चलेगा। अब आइए बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड की। यहाँ से असली शुरुआत है, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है बच्चों, अब ये क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है बच्चों कि ये नाम से अंदाज़ा लगाओ, क्वांटिटी से, यानी क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, अमाउंट। और जब हम केमिस्ट्री में अमाउंट की बात कर रहे होते हैं तो मोल की बात कर रहे होते हैं, और क्योंकि सोल्यूशन की बात हो रही होती है, क्योंकि रिएक्शन आमतौर पर सोल्यूशन में होता है, तो वहाँ पर क्वांटिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन से मुराद है। क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, तो जब हम अमाउंट के चेंज को अगर टाइम के चेंज के साथ अगर क्या करें, कंपेयर कर देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है बच्चों, तो in this method rate of reaction is measured by comparing concentration change of reactant or product with time change। यानी कि हम लोग इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज को टाइम चेंज के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, यानी अमाउंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। और अमाउंट का कंपैरिजन मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज का है ना मेजर कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के विथ टाइम चेंज के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव मेथड। इसको अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे A प्लस बी जो है बच्चों C प्लस डी बना रहा है। A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम टाइम 0 ले लें तो इसका मतलब कि इसका इनिशियल मोल अगर 1 है, इसका इनिशियल मोल 1 है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि टाइम 0 ले लिया। इसका मतलब जस्ट A और B को मिलाया है हमने। अब मान लो टाइम 1 घंटा हो गया, 1 आवर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये 1 घंटे में 0.5 मोल हो गया, तो ये भी 0.5 मोल होगा। बोलोगे सर ये कैसे मालूम कि 0.5 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से 1:1 चल रहा है। तो जितना ये खर्चा होगा उतना वो खर्चा होगा। तो अब जितना ये खर्चा होगा उतना ही तो ये बनेगा ना, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में ये सेटिंग किया हुआ है, अगर यहाँ 2B होता तो 2 टाइम्स इसका खर्च होता। इसका मतलब ये जो होता तो ये स्टोइकोमेट्रिक के डाटा के हिसाब से, यानी इसके कोएफिशिएंट के हिसाब से चेंज होता। तो हमने एक मोल ले रखा है, मान लो एक कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो अब टाइम 0 है और टाइम 1 घंटा है, तो अब इसका इनिशियल मोल 1 मोल है और इसका कितना मोल है, 0.5 मोल है। तो अगर हम कहें कि भाई बताओ इसका रेट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन चेंज इन टाइम, यही ना कर सकते हैं बच्चों। जैसे आप लोग है ना गाड़ी का जब रेट निकालते हो तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस चेंज, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी क्या होगा बच्चों, चेंज इन टाइम का के रेस्पेक्ट में रेट निकाला जाता है। तो अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट आर बराबर हो जाएगा। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 मोल, ठीक है। अब मान लो कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो 0.5 मोल अपॉन 1 हो जाएगा, यानी मोल अपॉन 1 यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो हम सिर्फ मोल ही लेके चल रहे हैं, कंटेनर का वॉल्यूम 1 ही मान रहे हैं हम, तो 0.5 और ये फाइनल हुआ, और इनिशियल कितना होगा बच्चों 1, और टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम क्या होगा 1 घंटा ही फाइनल, और इनिशियल क्या है बच्चों 0 टाइम है, यानी 1 माइनस 0 हो गया। तो ये जो आएगा ये -0.5 अपॉन 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ए रिएक्टेंट 0.5 मोल पर आवर के रफ्तार से घट रहा है। ये माइनस साइन दिखाने का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या है बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा होता है इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे। और अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, मान लो सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो अब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 हो जाएगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे बच्चों क्या होगा 0, और फाइनल टाइम कितना 1 घंटा, इनिशियल टाइम कितना 0। तो अब बताओ कि यहाँ क्या हो जाएगा +0.5 अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, सिर्फ साइन का फर्क है, ये माइनस साइन है ये प्लस साइन है, तो इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या कहेंगे बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस क्यों बोला सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा होता है तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शंस हमने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। ये वही तरीका है, मैकेनिकल तरीका है जैसे हम गाड़ी का रेट निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यही बात, यही फ़लसफ़ा, यही कॉन्सेप्ट आपको रिएक्शन में लगाना होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम ये देखेंगे कि रिएक्शन में जब हम चल रहे होते हैं तो हम कैसे सोचते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है बच्चों वो 2 तरह का होता है। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, 2 तरह का। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से क्वांटिटेटिव मेथड में, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव मेथड 2 तरह का होता है, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टैंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट में क्या फ़र्क होता है, ज़रा बात को समझो। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि हम लोग कोचिंग से, मान लो कि एयान ने है ना बाइक चलाई और 10 बजे एयान जो है कोचिंग से निकला और आश्रम पे 11 बजे पहुंच गया, मान लो फॉर एग्जांपल। तो टाइम का चेंज कितना हुआ, 10 बजे चला 11 बजे पहुंचा, यानी टाइम चेंज जो हुआ 1 घंटे का हुआ। और यहाँ से मान लो कि है ना आश्रम से, कोचिंग से है ना क्या बोलते हैं कि आश्रम की दूरी 5 किलोमीटर है, तो हम क्या कहेंगे 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाड़ी गया है, ठीक है। अब ज़रा सोचो तो सही कि ये बोलना सही है, सही है, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो ये होता है इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम डिफरेंस ले लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम इसको सोचेंगे तो इसको दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं। मान लो कि गाड़ी यहाँ से एयान ने चलाई, ठीक है, और स्कूटर पे जा रहा है ये, तो जैसे शुरुआत में जैसे चलेगा वो तो पहले 10 के रफ्तार से चलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल है। पता चला कि वो तिकोना पार्क पे पहुंचा तो 20 के रफ्तार से चला। फिर पता चला कि जैसे ही तिकोना पार्क से आगे बढ़ा तो वो चाय की दुकान के पास उसको है ना बचपन का मित्र मिल गया जो कुंभ के मेले में भुला गया था, मान लो, ठीक है। अब वो गाड़ी को चुई से रोका, ब्रेक लिया, ठीक है। अब गाड़ी किस रफ्तार से चल रही, 0 के रफ्तार से। अब गाड़ी को रोका, पहले दोस्त से गले में गले मिला, दोस्त हमारी है ना जो है क्या बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो प्यार मोहब्बत से जो है वहाँ पर जो है चाय पिया बैठ कर के। उसके बाद फिर जो है दोबारा मिलने की कसम खा कर के फ़ोन नंबर का आदान प्रदान किया है, और फिर पान का एक गिलोरियाँ ले करके मुंह में डाला, और फिर हमारे एयान बाबू फिर से चलना शुरू हुए, ठीक है बच्चों। अब वो फिर है ना जामिया है ना क्या बोलते हैं मास कॉम डिपार्टमेंट से होकर गुजरे हैं, थोड़ा रफ्तार बढ़ा दिया है ना 60 के रफ्तार से, और जामिया के इंजीनियरिंग फैकल्टी से गुजरे तो थोड़ा जोश में आ गए, माँ कसम में
है ना इंजीनियरिंग में एडमिशन लूँगा थोड़ा और 80 के रफ्तार से, है थोड़ा सा वहाँ पर भीड़ भी है ना भांति भांति प्रकार की आती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रफ्तार कम कर दिया है, सराउंडिंग्स में थोड़ा नज़ारा भी देखा, ठीक है। और फिर है ना फिर आगे बढ़े, फिर पता चला कि है ना जुलैना का रेड लाइट आया, वहाँ गाड़ी रोका, फिर वो आगे बढ़े, फिर जो है वो भरतनगर का रेड लाइट आया, फिर आश्रम पे फाइनली पहुँचे। अब देखो ज़रा बात को समझो कि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रफ्तार से थे, कहीं पे 0 के रफ्तार से भी थे, कहीं पे 10 के रफ्तार से भी थे, कहीं पर 80 के रफ्तार से भी थे, कहीं पे 90 के रफ्तार से भी थे, हैं जामिया के पास से गुजर रहे थे तो टशन मारने हुए 100 के रफ्तार से भी थे। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अयान बाबू किधर रुके, किधर मुस्कुराए, किधर पान खाया, किधर जो है ब्रेक लिया। हमने ये देखा कि इनिशियल डिस्टेंस इतना, फाइनल डिस्टेंस इतना, इनिशियल टाइम इतना, फाइनल टाइम इतना। तो हमने कहा ओ भैया 10 बजे चले हो, 11 बजे पहुँचे हो, 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले गए। इसका मतलब ये इसका रेट हुआ। ये जो रेट हुआ बच्चों, ये एवरेज रेट हुआ, यानी हमने ये नहीं देखा 80, 90, 70, 20 किस रफ्तार से जा रहे हो, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग रफ्तार था, लेकिन हमने सबका एवरेज कर दिया। इसको कहते हैं एवरेज रेट। लेकिन मेरे बच्चों जब हम इंस्टैंटेनियस रेट की बात करते हैं तो इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम में रेट को डिफाइन करना। किस टाइम में? पर्टिकुलर टाइम में। और वो टाइम जो होगा, वो पर्टिकुलर टाइम, वो ऐसा टाइम होगा बच्चों जो इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल टाइम होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल टाइम। अब बोलोगे सर ये इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल टाइम का मतलब क्या? कि ऐसा टाइम जिस टाइम के बीच में कोई और टाइम चेंज ना हो, यानी कि वो इतना छोटा टाइम हो जिस टाइम के बीच में कोई और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता हो। दैट वन इज नोन एज इंस्टैंटेनियस टाइम। ठीक है। अब मान लो कि अगर अगले बार फिर अगर हम अयान बाबू को फिर से भेज दें, क्या बोलते हैं कि आश्रम, और इस बार तौहीद को पीछे बैठा दिया। अब तौहीद चला साथ में। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, जामिया पे पहुंची, तो मैंने तौहीद को फ़ोन लगाया। तौहीद पीछे बैठा और अयान आगे चल रहा, आगे बैठा वो गाड़ी चला रहा। अब मैंने तौहीद को फ़ोन किया, ओ भाई बताना ज़रा गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है, मान लो, तो है ना उतना देर में जब ये क्या करेगा, पीछे से थोड़ा सा ऊपर को उठ करके स्पीडोमीटर की तरफ देखेगा, है ना। अब पता चला कि स्पीडोमीटर का जो है ना निडल है वो दिखा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, उसमें निडल मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। पता चला कि अयान ने पूछा, ओ भाई किसका फ़ोन है? बोला सर का फ़ोन है। क्या पूछ रहे हैं सर? सर पूछ रहे हैं कि गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। तो उसको मजाक सूझा। उसने क्या किया कि अच्छा सर बहुत पता लगा रही कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करेगा कि है ना, जैसे ही है ना सर ने पूछा कि किस रफ्तार से गाड़ी, इसने गाड़ी का एक्सेलेरेटर लेना शुरू कर दिया। अब जब है ना, जब गाड़ी का एक्सेलेरेटर लेना शुरू किया तो अब हम पूछ रहे भाई गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है, तो 20, कभी 21, कभी 22, कभी 25, कभी 70, कभी 80, धड़ाम। अब हम बोलेंगे भाई तू गिनती क्यों गिन रहा है भाई? बोले सर गिनती इसलिए गिन रहा हूँ मैं कि सर जब मैं 20 बोलता हूँ तो उससे पहले 21 किलोमीटर पर आवर, यानी उसने एक्सेलेरेटर लेना शुरू किया। तो हर इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल टाइम पे तो उसका क्या हो रहा है बच्चों? रेट लगातार बदल रहा है ना। तो इसका मतलब उस हालत में क्या होगा? उस हालत में हम कहेंगे बताओ किस रेट से गाड़ी चल रही है, तो वो बोलेगा कि सर 20, 21, 22, वो मुझे गिनती सुनाने लग जाएगा। तो मैं कहूँगा एक काम करो, तुम घड़ी देखो 10:01 20 किलोमीटर पर आवर, 10:02, यानी पर्टिकुलर टाइम में जब हम रेट को डिफाइन करते हैं वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, तो एवरेज रेट, अब बात को समझना, एवरेज रेट हो या इंस्टैंटेनियस रेट हो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। एवरेज रेट हो या इंस्टैंटेनियस रेट हो, दोनों में चेंज इन क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ही करेंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि जब लार्ज इंटरवल में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज देखते हैं और टाइम चेंज देखते हैं, तो वहां पर जो रेट डिफाइन होता है वो एवरेज रेट डिफाइन होता है। और जब इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल टाइम इंटरवल में जब हम क्या करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। अब आप बोलेंगे कि सर दोनों में तो बात वही है, तो हाँ डेफिनेटली दोनों में बात वही है। दोनों में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, वहाँ भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है। लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में है ना रेट डिफाइन हो रहा, और वहाँ इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रेट डिफाइन हो रहा। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? बात तो दोनों हो गई सेम, लेकिन इसका मतलब है क्योंकि हमने क्या कहा, हमको रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करना है, और रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करने का मतलब पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, पर्टिकुलर रेट होता है। तो हमको जब किसी रिएक्शन को गवर्न करना है तो पर्टिकुलर टाइम में गवर्न करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, रिएक्शन में जब भी रिएक्शन की शुरुआत होती है बच्चों, तो एक बैग से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कि जैसे 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट ले लिया, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट के अंदर कॉलिजन भी ज़्यादा होगा। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो कॉलिजन ज़्यादा,
कॉलिजन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉलिजन होगा तो इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो घटता चला जा रहा है ना, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटी भी हर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। और हर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम में जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज है ना, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी हर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम में चेंज होगा। अब आपको क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो पर्टिकुलर टाइम में रेट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में ही रेट डिफाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं पर गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए उसके बाद आप उसका रेट डिफाइन करने से क्या फ़ायदा। आप तो रेट को तभी डिफाइन करेंगे ना जब आप उस गाड़ी को रोकना चाहेंगे। इसका मतलब जब एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त आप रेट डिफाइन करके फ़ायदा क्या होगा। हमको रिएक्शंस में क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम को में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना होता है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा मेरे बच्चों, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। और क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब 100% होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मेरे बच्चों तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। तो हमको पर्टिकुलर टाइम में रेट को डिफाइन करना है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में जब रेट डिफाइन होगा तो पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एवरेज रेट कब निकालते हैं हम लोग, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, रेट इज डिफाइंड। ठीक, और इसमें क्या होगा, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वेरी स्मॉल लिखना सही नहीं है, इसको हम ज़्यादा बेहतर लिखेंगे इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जब रेट डिफाइन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, और जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में रेट डिफाइन करेंगे तो एवरेज रेट होगा। अब दोनों में बात वही होगी, फ़र्क ये होगा कि इसमें लार्ज इंटरवल ले रहे हैं, इसमें स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं। और जो सिग्निफिकेंट होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा होगा मेरे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि रिएक्शंस को हमको पर्टिकुलर टाइम में है ना गवर्न करना है, तो पर्टिकुलर टाइम में हमको रेट को डिफाइन करना पड़ेगा। और दोनों हालत में यहाँ पर गाड़ी वाला मामला नहीं आएगा, वहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में हमको रेट को गवर्न करना है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि अगर हम इसको ग्राफ से समझेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, T1, T2, T3, T4, ठीक है, X1, X2, X3, X4, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। ये इसको ऐसा समझो, टाइम ज़ीरो है, देखो टाइम इधर ज़ीरो है, तो टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये X1 है, यानी 100% है मान लो। अब जैसे जैसे T1 से T2 गया तो पहले कॉन्सेंट्रेशन X1 था तो इस टाइम में था, मान लो इस टाइम में, ठीक है। अब मान लो इसको हम T1 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और अब कॉन्सेंट्रेशन X2 हो गया तो वो टाइम क्या हो जाएगा, T2 टाइम हो जाएगा। तो अब बताओ कि यहाँ पर R एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा R एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, R एवरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसी ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर लें और अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ ले लें, ठीक है, तो ये ग्राफ इसी तरह से है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। अब यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम में रेट को। तो मान लो इस ग्राफ के इस पॉइंट P पॉइंट पे अगर हम रेट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे आपको रेट निकालना है उससे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, टेंजेंट। और इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस dx अपॉन dt, r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dx अपॉन dt। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंस्टेंट है तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करेगा। और ये इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे P पॉइंट पे तो उसका स्लोप निकाल देंगे, तो स्लोप जो होगा वो क्या कर देगा मेरे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करेगा। ठीक है बच्चों, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फ़र्क समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को इतने ही पर ओवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो इसके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे बच्चों।